तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही ये जो ये आरएमपी जो है जैसे ही -70 पहुँचता है, वैसे ही ये सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, वो जो एक्सोप्लाज्मा के अंदर होता है। जो ये हमारा सोडियम पोटेशियम हमारा में एंजाइम है, ये हमारा एक्सोलेमा के अंदर होता है। और जैसे ही ये आरएमपी हमारा -70 पहुंचता है तो वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। और आप आगे देखिए इसका डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये हो गया कि ये सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम यहाँ पे ऐड करेगा। तो ये क्योंकि होता क्या है, पोटेशियम बाहर निकलता जाता है, वो निकलता जाता है, तो वो जब अब बाहर निकलता जाएगा तो पूरा सब चला जाएगा पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन जब सब चला जाएगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा कि इसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बचेगी ही नहीं, तो वो फिर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे आता है कि पोटेशियम सारा का सारा बाहर ना जा पाए, क्योंकि जब सारा का सारा चला जाएगा तो मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। ये ऑटोमेटिक जैसे ही ये -70 पहुँचता है, -70 के बाद फिर -80, 90, 100 तो बढ़ता ही रहता है, फिर इसी वजह से ये एक्टिव हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये वही फिगर था, ये आपका रेस्टिंग स्टेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका रेस्टिंग स्टेज है, ये आपका अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोलेमा मेम्ब्रेन है बाहर की, ये एक्सोलेमा का अंदर सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ होता क्या है कि पोटेशियम बाहर निकलता जाता है। तो यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है कि जो बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, बाहर जो पोटेशियम चला गया है, अब उसको अंदर की तरफ उसको पंप करता है कि वो अंदर चला जाए। तो वो क्या करता है, उसके लिए कोई क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। अब किसी चीज़ को आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा। तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पे पोटेशियम को एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप तो अंदर जाएगा नहीं, उसको एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम का यूज करते हैं, जिसमें एक ATP यूटिलाइज होती है। वो ATPase वो यहाँ पे करता क्या है कि ये इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता है ऐसे करके। तो यहाँ पे जो ये पोटेशियम है वो अंदर की तरफ पंप कर देता है। सोडियम पोटेशियम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है सोडियम पोटेशियम ATPase पिक एक्स्ट्रा पोटेशियम। जो बाहर ज़्यादा पोटेशियम हो गया था उसको वो पिक करता है और फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा एंड एक्टिवली पंप इनटू द एक्सोप्लाज्म, वो अंदर की तरफ उसको पंप कर देता है एंड प्रिवेंट फर्दर चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। अब फर्दर चेंज ना हो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये जो मेम्ब्रेन दी है इसमें फर्दर इसके पोटेंशियल में चेंज ना हो, इसके लिए ये इस पर इसीलिए यहाँ पे ये यूज होता है। इट रिजल्ट इनटू मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। आरएमपी को मेंटेन रखने के लिए, मतलब रेस्टिंग स्टेज बनी रहे, पोलराइज स्टेज, उसके लिए ये यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase पिक 2 पोटेशियम आयन फ्रॉम आउट सरफेस। आप देख रहे हैं यहाँ से 2 पोटेशियम आयन को ये पिक करता है और अंदर की तरफ पंप कर देता है। यहाँ से 2 पोटेशियम आयन क्या करेगा, यहाँ से पिक करेगा और अंदर की तरफ इसको डाल देगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा एंड
अंदर की तरफ करेगा, और सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम आयन क्यों बाहर जाते हैं, इसमें सोडियम आयन जाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये मान लो कि यहाँ पे सोडियम आयन, ये यहाँ पे 3 सीट जो होती हैं वो खाली होती हैं, तो वो क्या होता है जब खाली होती हैं तो वो ऑटोमेटिक उस पर बैठ के चला जाता है। तो ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सोडियम आयन का जाना ज़रूरी होता है, लेकिन मान लो कि ऐसे समझने के लिए कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो उसमें सीट खाली है तो बैठ लिए, वैसे ही क्या होता है, लेकिन पोटेशियम का अंदर जाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पोटेशियम में बाहर जब सब चला जाएगा तो क्या होगा कि अंदर पोटेशियम बचेगा ही नहीं, सब बाहर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन जो होगी वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, जो पोटेशियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गया है तो उसको वो अंदर की तरफ पंप कर देता है। अब यहाँ पे ये खाली है तो ये सोडियम क्या करता है, बाहर जाता है। तो ऐसे क्या होती है, पोलराइज स्टेट जो होती है वो मेंटेन रहती है। एक्स्ट्रा और सोडियम पोटेशियम एटीपी पिक एक्स्ट्रा आयन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा एंड पिक 3 सोडियम फॉर एक्सोप्लाज्म, और एक्सोप्लाज्म अंदर जो 3 सोडियम को वो बाहर की तरफ पंप करता है। Entry of 2 potassium and exchange of exist of 3 sodium by utilize ATP with the help of enzyme। ATP सोडियम पोटेशियम पंप की सहायता से वो क्या करता है, एक ATP यहाँ पे खर्च हो जाता है, इसका है। मेंटेन ऑफ RMP ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज इज नेम्ड एज पोलराइज स्टेट, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो एक्टिव प्रोसेस है। तो आप सोच लीजिए कि मेम्ब्रेन जब नर्व सेल उसको पोलराइज या रेस्टिंग स्टेज में होता है तब उसे एक ATP खर्च करना पड़ता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होती है। तो ये पूरी प्रोसेस दी हुई थी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक नर्व सेल को 38% एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है RMP को मेंटेन रखने के लिए, यानी आप पोलराइज स्टेट को मेंटेन रखेंगे तो उसके लिए 38% एनर्जी यूज होती है नॉर्मली। तो आप सोचिए कि वो जो रेस्टिंग स्टेज में, मतलब जब वो नॉर्मल कंडीशन में होती है तब उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये तो आपका रेस्टिंग स्टेज का हुआ है। अब आगे तो आपका रेस्टिंग स्टेज में हुआ है। अब आगे आपको हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अब ये जो हमने अभी आपको पढ़ाया है तो वो आपका क्या है, एक रेस्टिंग स्टेज का दिया हुआ है। ये आपका रेस्टिंग स्टेज में है जो अभी हमने पूरा ग्राफ से समझाया था। और ये आपका क्या है, जब RMP -70 मिलीवोल्ट है। अब जैसे ही ये -70 से जैसे -90 फिर एक कंडीशन आती है 0 तक हो जाता है, 0 मिलीवोल्ट। फिर क्या होती है, जब ये रेस्टिंग स्टेज फिर यहाँ पे नहीं रहती है तब मेम्ब्रेन सोडियम आयन की एंट्री होने लगती है, वहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने लगती है। फिर उसके बाद ये तीसरा आता है रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइज स्टेट जो थी रेस्टिंग फेज, उसके बारे में बात हो चुकी थी, जिसमें कि ये एक्सोप्लाज्म अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, मेरा ये एक्सोलेमा के बाहर की तरफ जो सरफेस है वो ECF, अंदर इंट्रासेलुलर जो एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पे बात हुई कि पोटेशियम यहाँ पे बाहर की तरफ इसकी बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी होती है, तो बाहर की तरफ वो परमेबिलिटी होने की वजह से वो बाहर की तरफ पंप हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। तो जब पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जाता है और प्रोटीन तो जा नहीं पाती, तो अंदर की तरफ नेगेटिव रहता है और बाहर की तरफ आपका पॉजिटिव रहता है। तो ये हो गया था।
और ये हो गया था कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase यूज होता है ये इसको मेंटेन रखने के लिए RMP को। तो ये RMP -70 जब पहुँच जाता है -70, तो जब 70 पहुँच जाएगा तो वहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम जो ATPase एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। फिर मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट होती है। तो वो पोलराइज स्टेट जो होती है वो आपकी नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पोटेशियम आयन बाहर निकलता जाता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उसके बाद फिर ये सोडियम पोटेशियम जो ATPase है ये इसको क्या करता है, 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ डाल देता है जो एक्स्ट्रा आयन है, तो जिससे कि मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में मेंटेन रहे RMP। तो और सोडियम बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारा पोलराइज स्टेट में ये मेंटेन रहता है। यहाँ पे नो इम्पल्स, ये जो फेज होती है वो नो इम्पल्स, ये हमारी रेस्टिंग स्टेज में। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे आप कोई स्टिमुलस देंगे उसे, जब उसे कोई स्टिमुलस देंगे तो आपने स्टिमुलस दिया, ये आपकी एक जो लेमा है, यहाँ पे आप मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस देंगे। तो जैसे ही आप स्टिमुलस देंगे तो परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन बढ़ जाती है। सोडियम आयन क्या होता है, उसकी एंट्री होने लगती है यहाँ पे। और सोडियम क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये पढ़ा था सबसे पहले कि सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं, तो वो सोडियम क्या होते हैं, वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। जैसे आप स्टिमुलस देंगे कोई, मान लो कि आपको एक पिन चुभो दिया जाए, तो अब वो स्टिमुलस कैसे एक आपके न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे जाएगा, वो मेम्ब्रेन से कैसे पास होगा। ये आपके एक्सॉन की मेम्ब्रेन क्या है, एक्सोलेमा है, ठीक। यहाँ पे सोडियम की एंट्री होने लगती है, बाहर सोडियम ज़्यादा थे आपके, तो वो सोडियम अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और आपका क्लोराइड यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आपका बाहर की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पे सोडियम अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या आप दे सकते हैं अंदर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जैसे ही सोडियम एंट्री करता है तो फिर पहले क्या रेस्टिंग स्टेज में RMP कितना था, -70 था। तो वो क्या करता है, फिर जब वो क्लोराइड बाहर जाने लगते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज जो होता है अंदर की तरफ वो कम होने लगता है, क्योंकि वो बाहर जाने लगता है। तो वो -70 से -60, 50, 40, फिर 20, फिर -10, फिर 0 हो जाता है। ये देखिए सोडियम आयन आपका यहाँ पे एंट्री हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सोडियम आयन अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जा रहा है सोडियम आयन, और ये क्लोराइड आयन आपका बाहर की तरफ जा रहा है। तो सोडियम आयन जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो होता है अंदर वो बाहर जाने लगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ कम हो जाएगा। तो ये देखिए -60, 50, -10, फिर 0 हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपका +10, +20, तो आपका फिर उसके बाद ये अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपका जो RMP जो होता है, वो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना हो जाता है, +50 तक हो जाता है। अंदर का जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो जाता है वो +30 से +50 या 60 मान लेते हैं मिली वोल्ट। तो ये आपका होता है सोडियम आयन की एंट्री की वजह से। डीपोलराइजेशन ये इम्पॉर्टेंट है, डीपोलराइजेशन पूछ सकते हैं इसमें। तो एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ये देख सकते हैं एंट्री ऑफ सोडियम आयन। और आपका पोलराइज स्टेट क्या होता है, एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन बाहर की तरफ आपके जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है सोडियम आयन। तो ये डीपोलराइजेशन, एंट्री ऑफ
सोडियम आयन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पोटेंशियल होता है वो कितना पहुँच जाता है, +50। तो इसका एवरेज मान लेते हैं कि +45 तक पहुँच जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होने लगती हैं। तो जैसे ही ये 45 तक पहुँच जाता है, 45 पहुँच गया, तो वहाँ पे ही क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सोडियम आयन आपका इनर सरफेस पे है। आप अंदर एक्सोप्लाज्म को देखेंगे, ये एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा के अंदर इनर सरफेस पे है। क्लोराइड आपका आउटर सरफेस पे है, एक्सोलेमा के आउटर सरफेस पे। और सोडियम अंदर की तरफ होता है और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। किसकी वजह से, क्लोराइड आयन की वजह से होता है, जो बाहर होता है आपके एक्सोलेमा के बाहर की तरफ होता है। और सोडियम आयन क्या कर, सोडियम आयन क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि सोडियम आयन अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा के अंदर। और क्लोराइड आयन न्यूट्रलाइज कर देता है बाहर पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे एक्चुअली इतना डीपोलराइजेशन में इतना हम आयन का एक्सचेंज देखते हैं। तो बेसिकली आप जैसे ही स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस देते हैं, या आपने किसी को पिन चुभो दिया, या कोई गर्म चीज़ टच कर जाती है, तो ये ऐसे ही सोडियम आयन की एंट्री बढ़ जाती है, यानी कि डीपोलराइजेशन। और वहाँ पे इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिट होने लगती है। और तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज होने लगता है जैसे ही स्टिमुलस दिया जाता है। तो वो -70 से +50 मिलीवोल्ट तक हो जाता है। तो एंट्री ऑफ सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डीपोलराइजेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बस 2 चीज़ याद रखनी है कि सोडियम की एंट्री होगी तो आपका डीपोलराइजेशन होगा, और पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो आपका रेस्टिंग स्टेज, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपकी सोडियम गेट क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम के गेट ओपन हो जाएंगे। अभी इस समय क्या है, पोटेशियम के गेट बंद हैं क्योंकि सोडियम के गेट ओपन हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो और फिर इसमें है कि परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा क्या होती है, सडनली क्या होती है, ये चेंज हो जाती है जैसे ही ये 45 मिलीवोल्ट पर पहुंचता है। जैसे ये 45 पे पहुंचेगा वैसे इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है फॉर्म पोटेशियम आयन। तो और डीपोलराइजेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। आपका डीपोलराइजेशन क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा जैसे ही ये 45 मिलीवोल्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन जो होता है वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है और डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा चेंज आती है क्योंकि फ्रॉम सोडियम आयन टू पोटेशियम आयन। फिर सोडियम से पोटेशियम की तरफ वो पोटेशियम आयन, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री बहुत ज़्यादा हो गई, अब सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आने लगे। अब जैसे ही वो 45 तक पहुँचता है वैसे ही उसको रोक दिया जाता है। फिर वो मेम्ब्रेन जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो अब चेंज होने लगती है क्योंकि वो +45 तक पहुँच जाता है। फिर ये अब क्या होता है, ये अब धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि आप पिन चुभोएंगे, पिन चुभोने के बाद आप ऐसे तो नहीं पिन चुभो रहे हैं तो पिन वहीं लगी रहेगी, पिन चुभो के आप हटा लेंगे उसे। तो मान लो कि पिन चुभोया, अब वो पिन चुभो जैसे ही उसे लगा कि हाँ कुछ चुभा चुभा सा उसको लगेगा, तो मान लो वो 45 तक उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो उसे
ऐसा एहसास होगा कि हाँ पिंच हुआ है। उसके बाद फिर वो अपने नॉर्मल स्टेज में हो जाता है, फिर वो आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल हो गया है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब 45 के बाद वो फिर से कम होने लगता है। जैसे 45 के बाद 40 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, फिर +10 हो जाता है, फिर 0, और फिर वो कम होते होते -80 तक पहुंच जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये 80 तक पहुंच जाता है। ये आप इसको देख सकते हैं -80 तक हो जाता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो एट विच परमिबिलिटी ऑफ एक्सोलेमर चेंज फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम आयन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन की दौरान। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयन क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन बाहर, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब वो पहले पोटेशियम आयन यहाँ पे क्या था, अंदर होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो वो बाहर जाने लगते हैं। फिर वो ये सोडियम पोटेशियम ATP जिसको ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा है उसको अंदर की तरफ लाता है। फिर डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन की एंट्री होती है। अब पोटेशियम जो इसने यहाँ पे जो इसको अंदर लाया हुआ है वो तो अभी अंदर ही है, तो पोटेशियम जो है अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, वो बाहर जाने लगते हैं, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा यहाँ यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पे -70 था RMP आपका, यहाँ पे -60 हो जाता है आपका यहाँ पे जो RMP होता है वो आपका -80 हो जाता है, और यहाँ आपका कितना था, -70 था। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, -80। तो यहाँ पे जो RMP है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग इस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होती है, हाइपर पोलराइज होती है। यहाँ पे पोलराइज होती है, यहाँ पे डीपोलराइज, मतलब यहाँ पे पोलराइज स्टेट ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज, मतलब पोलराइज, जितना वो पोलराइज थी उससे ज़्यादा पोलराइज हो जाती है यहाँ पे, तो उसको बोल देते हैं हाइपर पोलराइज। ये देखिए आपका हमने बनाया हाइपर पोलराइज, इसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब जो पोलराइज स्टेट थी वो फिर से आने लगती है, रीपोलराइजेशन, री मतलब दोबारा, अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर अब यहाँ पे मेम्ब्रेन तो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है, तो अब क्या होता है कि उसको अब नॉर्मल स्टेज में लाना है, रिकवरी स्टेज में। तो उससे इसलिए हम यहाँ पे ATPase एंजाइम फिर से यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, जो क्योंकि पोटेशियम आयन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तो वो फिर से यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो ATPase एंजाइम था वो फिर से एक्टिव हो जाता है, और वो फिर से क्या करता है, पोटेशियम को अंदर की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे दो पोटेशियम आपके यहाँ पे दो पोटेशियम आपके फिर से यहाँ पे आपके दो पोटेशियम जो हैं फिर से यहाँ पे बाहर दो पोटेशियम बाहर जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पोटेशियम बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ दो पोटेशियम फिर से वो अंदर की तरफ उसे पंप कर देता है। तो वो जैसे कि वो अपनी रिकवरी, इसी को बोलते हैं रिकवरी फेज, मतलब वो फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पोलराइज स्टेट में देख रहे थे, वैसे ही वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर भी उसको सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ती है, और ATP खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से सोडियम आयन बहुत ज़्यादा एंट्री होने लगता है, और यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है
यहाँ पे अब जैसे सोडियम आयन बहुत ज़्यादा एंट्री हो रहा है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, मतलब वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता ही जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा हो जाएगा नर्व इम्पल्स। तो ऐसे नर्व इम्पल्स ऐसा तो नहीं है इम्पल्स जा ही रही हैं। तो एक लिमिट तक वो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल, ये ऐसे ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है। ये आपका ग्राफ, ये आप ये ऐसे होता है कि मान लो कि ये हमारा रेस्टिंग स्टेज में है, सॉरी ये हमारा रेस्टिंग स्टेज में है। अब उसको आपने धीरे धीरे स्टिमुलस दिया, अब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर धीरे धीरे वो अपना रिकवरी फेज में आ जाएगा। अब मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाती है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका रेस्टिंग स्टेज था, मेम्ब्रेन और नीचे चली गई, मतलब हाइपर पोलराइज हो गई। अब इसको अपने रिकवरी फेज में लाना है, नॉर्मल स्टेज में लाना है, तो इसलिए एनर्जी का फिर से हमें इसे सोडियम पोटेशियम पम्प की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे फिर से वो अपना रिकवरी फेज में आ जाता है और नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। और ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन में क्या होगा, परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन की बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होने लगी परमिबिलिटी। मतलब यहाँ पे भी तो परमिबिलिटी पोटेशियम की होती है, लेकिन इसके कंपेरिजन में यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है रीपोलराइजेशन में। और हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन रिटर्न टू आरएमपी, मतलब वो अपना आरएमपी कवर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प। सोडियम पोटेशियम पम्प की मदद से वो फिर से अपना आरएमपी गेन कर लेता है, मतलब जितना -70 था उतना गेन कर लेता है। तो इसी को हम रिकवरी फेज बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हैं रिकवरी फेज बोल सकते हैं इसी को। और स्टिमुलस एक सर्टेन पॉइंट पर जब आप देते हैं तब डीपोलराइजेशन होता है। एक सर्टेन पॉइंट पे, ऐसा नहीं आपने पिंच हो दी, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जब स्टिमुलन देंगे तभी वो नर्व जो होंगी वो इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वहाँ से वो इम्पल्स ट्रांसमिट होंगी, तो जिससे कि एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और फिर वो डीपोलराइजेशन के बाद वो उसके बाद रीपोलराइजेशन और अपने रिकवरी फेज में आ जाता है। तो ये इतना आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में, बस 2-3 चीज़ें याद करनी है। एक पोलराइज स्टेट, दूसरा इसमें हम पॉइंट बता दे रहे हैं आपको, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट है। तो ये पोलराइज स्टेट आपको याद रखना है। तो पोलराइज स्टेट में आपका पॉइंट क्या था, पोलराइज स्टेट में आपका पॉइंट था, पोलराइज में जो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, और दूसरे में एंट्री ऑफ सोडियम आयन। ये इम्पॉर्टेंट है, मेनली बेसिकली यही पूछा जाता है कि ये पोलराइज स्टेट में क्या होता है। तो वो आपको दे देंगे एंट्री ऑफ सोडियम आयन या एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन दे देंगे। तो आपको क्या करना है, पोलराइज स्टेट में आपका पोटेशियम, आप नॉर्मली ये याद कर लीजिए, क्योंकि एक नर्व सेल में क्या होता है कि पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब ज़्यादा होंगे तो जो पोटेशियम ज़्यादा है वो बाहर की तरफ जाएंगे, और जो प्रोटीन है क्योंकि पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बाहर की तरफ जाएंगे, और प्रोटीन अंदर होता है लेकिन उसकी परमिबिलिटी नहीं होती है तो वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता है। तो ये आपको याद करना है रेस्टिंग स्टेज में। उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, सोडियम पोटेशियम एडीपीएच एंजाइम, जो हमें एक एटीपी, जिसमें एक एटीपी खर्च होता है। फिर आप डीपोलराइजेशन में आ जाइए, ये आपका डीपोलराइजेशन जिसमें एंट्री ऑफ सोडियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे ही आप कोई स्टिमुलस देंगे या पिंच होएंगे तो आपका सोडियम अंदर आने लगेगा और आपका डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही वो 45 तक पहुंच जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वो
अपने फिर से क्या होता रहता है 45 पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगता है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मेनली यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मेनली एक एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो गया ऐसे करके। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पर वो इम्पल्स आ जाती है, कंडक्शन इम्पल्स बहुत मैक्सिमम पॉइंट पर, तो यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। तो जब 45, अब ये इसकी लिमिट है 45, फिर अपने नॉर्मल स्टेज में, मतलब यहाँ पे ये फिर से ये कम होने लगता है। तो ये 45 से कम होते होते 0 पे पहुँचता है और फिर माइनस 80 तक, यानी फिर वो अपनी नॉर्मल रिपोलराइजेशन या मतलब वो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाती है अपनी नॉर्मल स्टेज से। फिर वो धीरे धीरे फिर हमें एक एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एटीपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि वो एकदम से वो यहाँ पे जाती है, वो एकदम से नीचे आती है, तो वो ज़्यादा पोलराइज हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, उसको नॉर्मल अपनी रिकवरी स्टेज में लाने के लिए, रेस्टिंग स्टेज में, फिर हमें एक एटीपी खर्च करना पड़ता है, जिससे वो जो बाहर वाला पोटेशियम है वो, क्योंकि बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, अब वो अपने आप तो आएगा नहीं, इसीलिए हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे कि बाहर वाला पोटेशियम जो है वो अंदर आने लगेगा और क्लोराइड बाहर जाएंगे तो निगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि वो अपना नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, वो अपना रिकवरी हो जाएगा, रिकवरी फेज में आ जाएगा। सॉरी, क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा, सोडियम जाएगा बाहर, क्योंकि पोटेशियम अंदर जो ज़्यादा है वो पोटेशियम अंदर आ जाएगा और उसके बदले सोडियम बाहर चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो बाहर रहेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, जिससे कि वो नॉर्मल स्टेज बनी रहेगी, तो वो अपना रिकवरी स्टेज कवर कर लेगा। Hi, please subscribe to my channel and hit the bell icon.